नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर पंचकूला से है, जहां बीजेपी दफ्तर में रेवाड़ी से पूर्व विधायक रणधीर कापडीवास समेत कई दलों के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। वहीं दूसरी खबर आपको बता दें फरीदाबाद से है, जहां अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू कर दी गई है। तीसरी खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां दौरे पर पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा है। और चौथी खबर करनाल से है, जहां गांव कतलाहिड़ी की ड्रोन दीदी पायलट बनी है। तो चारों बड़ी खबरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहली खबर पंचकूला से है, जहां पर सीएम मनोहर लाल दौरे पर रहे और यहां पर कई विपक्षी दलों के नेताओं समेत कई लोगों ने जो है बीजेपी की पार्टी की सदस्यता ली है। वहीं दूसरी जो तस्वीर है वो अयोध्या के लिए जो बस रवाना की गई है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रोड समाज के कार्यक्रम में जो है रोड समाज के लोगों को टिकट देने का ऐलान यहां पर कांग्रेस ने किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस कार्यक्रम में पहुंचे। तीसरी तस्वीर वहां से आपको दिखा रहे हैं और चौथी तस्वीर जो है वो करनाल की है, जहां पर ड्रोन दीदी पायलट बनी है और उस दौरान की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से महिलाएं ड्रोन का संचालन कर सकेंगी। और अभी जो मिसाल कायम की है उसके वर्तमान की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर ड्रोन दीदी पायलट बनी है। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ, जहां पर पंचकूला के बीजेपी दफ्तर पंचकमल में रेवाड़ी से पूर्व विधायक रणधीर कापडीवास समेत कई दलों के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल समेत विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। आपको बता दें कि रणधीर कापडीवास ने बीजेपी से टिकट न मिलने पर 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था और अब जो है एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। और फरीदाबाद से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू कर दी गई है। इस पहली बस को हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वहीं इस मौके पर उनके साथ बड़खल की विधायक जो हैं सीमा त्रिखा, फरीदाबाद से विधायक नरेंद्र गुप्ता और पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा भी मौजूद रहे। लोग कहा करते थे ना मुहूर्त होगा, ना समय बताएंगे, ना स्थान बताएंगे। आज बल्लौर से जो बस की शुरुआत हुई है, हम सारे साथी तीनों विधायक बैठ के चल रहे हैं और अयोध्या धाम प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करो जिन्होंने हरियाणा परिवहन की शुरुआत की है और आम व्यक्ति को इसको लाभ मिलेगा। जिसको व्यक्ति को सुबह बैठेगा दूसरे दिन अयोध्या से आएगा, भगवान राम के दर्शन करेगा, जहाँ भगवान राम के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई और न्यायपालिका ने जो हमको दिया, देश के प्रधानमंत्री कहते संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया। हम उसके दर्शन करेंगे उस धाम के, इससे बड़ी खुशी का दिन हमारे लिए। देखिए, निश्चित रूप से मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो सभी धामों के लिए बस हर शहर से चलाने की घोषणा की थी उसको पूरा किया है, क्योंकि अयोध्या धाम में सबकी इच्छा है कि जल्दी से जल्दी दर्शन करें। और हमारे बल्लौर से जो आज बस शुरू हुई है उसके लिए मैं परिवहन मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। और निश्चित ही हमारे मध्यम वर्गीय लोगों को और गरीब लोगों को बहुत बड़ी सुविधा होगी कि सब आदरणीय श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं, वो अपने यहाँ से बैठकर सीधे अयोध्या धाम पहुंचेंगे। और साथ ही साथ फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल एरिया है, ईस्टर्न यूपी के बहुत से लोग यहाँ नौकरी करते हैं, वो अपने दर्शन के साथ साथ वो अपने घरों को भी सीधे जा सकेंगे प्रभु श्री राम जी के दर्शन के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद है मंत्री जी को, इनकी कृपा से हमें दर्शन हो जाएंगे। इनने ये पहल बहुत अच्छी चलाई है, जो जा भी नहीं सकते वो भी लोग पहुंच जाएंगे दर्शन के लिए। आगे भविष्य में कई सुविधाएं रहती है, बहुत बढ़िया लगा। तो कहाँ, क्या नाम है आपका? मेरा विनोद कुमार सर नाम है। तो कहाँ तक सफर करेंगे इस बस में आप? मैं इसमें अयोध्या जाऊंगा। अयोध्या जा रहे हो? हाँ, बहुत बढ़िया। परिवार के साथ? हाँ बेटा,
क्या कहोगे आप बल्लभगढ़ से अयोध्या जा रहे हैं बस में? बोलो मुझे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अयोध्या जा रहा हूँ राम जी के दरबार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मंत्री जी ने जो गाड़ी शुरू। भारत जोड़ो यात्रा के नाम से बहुत बड़ी यात्राएं निकालते हैं। भारत तो जुड़ता अपनी संस्कृति से है, जिसका काम आदरणीय मनोहर लाल जी और मोदी जी बखूबी से कर रहे हैं। अगर आप हरियाणा को देखेंगे तो हरियाणा में कुरुक्षेत्र आज वर्ल्ड फेम की जगह हो गई, जिसे सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाता है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मैं कहूंगी कि गीता का जन्म तो कृष्ण जी ने दिया था इतने वर्ष पहले, पर आज कुरुक्षेत्र के नाम से देश दुनिया में गीता को विख्यात करने का अगर किसी व्यक्ति ने सबसे बड़ा काम किया है तो वो आदरणीय मनोहर लाल जी हैं। और वहीं कुरुक्षेत्र में एक निजी पैलेस में कांग्रेस की रोड समाज के कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्यक्रम किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पिछली बार रोड समाज की टिकट में हिस्सेदारी बनती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उनको टिकट नहीं दे पाए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कांग्रेस के जातिवाद की राजनीति के बयान पर भी कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद ऐसी राजनीति करते हैं। आज ने बुलाया था, बात हुई थी। पिछली बार देखिए जब टिकटों का वितरण हुआ, समाज को नहीं मिली तो इनका हक बनता था, तो इनका यही थी। वैसे तो साथ ही किसान हैं आमतौर पे, और किसानों का भला सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है, इस मत इस बात में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विनोद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुरुक्षेत्र से संवाददाता हमारे हैं। विनोद, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव से पहले रोड समाज को साधने की कोशिश कर रही है, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, सभी राजनीतिक दल कुरुक्षेत्र को राजनीतिक तौर पर एक केंद्र बनाए हुए हैं। और कुरुक्षेत्र में लगातार जिस तरह मुख्यमंत्री लगातार आते रहे, और उसके बाद अब कांग्रेस ने भी कुरुक्षेत्र में लगातार कार्यक्रमों का आयोजन शुरू कर दिया है। कल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां पर रोड समाज के एक कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने रोड समाज के ऊपर को टिकट देने की बात की, वहीं आज कुमारी शैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला भी अपने कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ऐसे में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं लोकसभा चुनाव से पहले सरगर्म हो चुकी है। कुरुक्षेत्र में कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर अपनी मजबूती बनाने के लिए जहां कांग्रेस के अपने कार्यक्रम आयोजित करिए। और वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर भी जातिगत के आरोप लगाए, और वहीं उन्होंने अपने आप को जो रोड समाज की जो कार्यक्रम थे, उन्होंने रोड के लोगों को, समाज के लोगों को अपनी तरफ खींचने, क्योंकि रोड बरादरी के जो वोट जो है वो कुरुक्षेत्र में अपने आप में एक अहम स्थान रखते हैं। ठीक है विनोद, जो हुड्डा साहब कह रहे थे कि पिछली बार ही टिकट देना था रोड समाज को, किसी कारणवश नहीं दे पाए थे, लेकिन इस बार देंगे, क्या कुछ वो कारण निकल करके सामने आए थे उस समय में? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कांग्रेस का जो एक टिकट वितरण का जो एक सिस्टम होता है, वो कहीं कोटा डिवाइड किया जाता है और कहीं कुछ नेताओं को कहा जाता है। मैं आपको अगर पिछले जो बीते चुनावों में, जो लोकसभा चुनाव में जो या विधानसभा चुनाव में बताना चाहूंगा कि जो विधानसभा चुनाव में जैसे शाहबाद के जो इसमें रामकरण काला है उसको कांग्रेस में लाने की बात चल रही थी, वहीं ईश्वर सिंह जो कांग्रेस में पूरा कांग्रेस में रहे और बाद में जेजेपी की टिकट में चुनाव लड़े। और इसी तरह उन्होंने कुरुक्षेत्र में भी एक संकेत दिया था कि वो अपनी तरफ से एक रोड बिरादरी के उम्मीदवार को टिकट देना चाहते थे, परंतु क्योंकि जो पार्टी की जो एक सिस्टम है उसमें वो रोड बिरादरी को टिकट नहीं दिलवा पाए थे, परंतु वो इस बार रोड बिरादरी को अहमियत देंगे।
ठीक है विनोद, लेकिन जिस तरीके से रोड समाज को टिकट देने की बात हो रही है, अगर बात करें हरियाणा की, तो कितना इफेक्ट डालेगा रोड समाज को टिकट देना? कितनी आबादी उनकी है, या यूं कहे कि आगे आने वाले समय में राजनीति को किस तरीके से प्रभावित कर सकती है जो रोड समाज है कांग्रेस के लिए? कितना महत्वपूर्ण ये होगा? मैं बताना चाहूंगा कि जो हरियाणा का हर एक क्षेत्र है, वही हर एक क्षेत्र की अलग अलग जो राजनीतिक जो अनेक जो जातिगत जो प्रभाव होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। दक्षिणी हरियाणा में एक अलग तरीके का, उत्तरी हरियाणा में एक अलग तरीके का। उत्तरी हरियाणा में भी जिलों के हिसाब से भी जो जातिगत जो समीकरण होता है वो अलग होता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र के साथ लगते कैथल या करनाल जो जिले हैं, इनमें कहीं ना कहीं रोड बरादरी का एक अलग समीकरण है। उस चीज को लेकर, क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो कांग्रेस से हटकर भी अपनी एक अलग जो पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी बात को लेकर वो संकेत दे रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से अगर एक्टिवनेस की बात करें राजनीतिक पार्टियों की, तो लगातार दिखे रहे, जैसा कि आपने बताया, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, लेकिन कांग्रेस की अगर जब बात की जाए तो 2-3 तरीके की यात्राएं वो चला रहा है। हुड्डा गुट अलग चला रहा है और एसआरके गुट अलग चला रहा है। ऐसे में मेहनत तो दिख रही है, लेकिन इसका जो परिणाम आने वाला है, क्या उसमें कहीं कुछ नकारात्मकता दिख सकती है? क्योंकि अलग अलग गुट बनाकर के कांग्रेस प्रचार कर रही है। मैं राजनीतिक समीकरण की बात करूं तो क्योंकि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विधायकों को साथ लेकर चल रहे थे, और उन्होंने जाट और गैर जाट की राजनीति को भी फेस किया। उसके बाद क्योंकि जो कुमारी शैलजा और किरण चौधरी और रणदीप सिंह सुरजेवाला, ये जहां पर जो सब अपना शक्ति परीक्षण दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले अपनी एक अहमियत जो व्यक्तिगत जिसे कहते हैं फेस वैल्यू गिनाने की बात होती है। परंतु कहीं ना कहीं अगर ये इनकी जो जनसभाएं या रैली है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले हफ्ते ही कुरुक्षेत्र में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी जन आक्रोश रैली की थी, और सर्दी के मौसम के बावजूद जिस तरह से लोग जुटे थे, और उस तरह से कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को अगर गुटबाजी की तरफ न चले और इस तरह से अगर कार्यक्रमों को ये कर रही है, तो कहीं ना कहीं अपनी मजबूती भी ले सकती है। ठीक है विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और करनाल के गांव कतलाहेड़ी की ड्रोन दीदी पायलट बनी है, जो अब ड्रोन दीदी के नाम से जानी जाएंगी, क्योंकि गांव की रहने वाली सीता देवी ने तमाम चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग ली। राज्य सरकार ने भी महिला के हौसलों और लगन को देखते हुए एक ड्रोन उपलब्ध करवाया, ताकि ड्रोन दीदी दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा के तौर पर उभर सके। ग्रामीण महिलाएं स्वरोजगार के लिए तमाम चुनौतियों का सामना कर आगे बढ़ रही हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं न केवल खेतीबाड़ी, सरकारी नौकरियों, बल्कि खुद का व्यवसाय खड़ा करने में जुटी है। ऐसी ही एक महिला कतलाहेड़ी की सीता देवी, जो अब ड्रोन दीदी के नाम से जानी जाएगी। वही सीता ने ग्रामीण परिवेश में पेश आने वाली सभी समस्याओं को पीछे छोड़ते हुए ड्रोन पायलट चलाने का लाइसेंस प्राप्त किया है। तो करनाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर तमाम गांव की चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए ड्रोन दीदी नाम की जो महिला पायलट बनी है, उन्हें लाइसेंस मिल गया है। सीता देवी इनका नाम बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप इनको देख सकते हैं किस तरीके से ड्रोन ये उड़ा रही हैं, और इससे कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए भी एक बड़ी सौगात है, और महिलाओं के लिए खासकर ये बड़ी सौगात है, क्योंकि इससे दवाइयों का छिड़काव कहे, उर्वरक का छिड़काव कहे, तमाम सारी चीजों में महिलाओं को हेल्प मिलने वाली है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए महिलाओं को ये ट्रेनिंग देने की बात कही गई थी। और जो गांव में जो चुनौतियां होती हैं, सबसे बड़ी बात, उसको पीछे पछाड़ते हुए ड्रोन दीदी के नाम से अब हरियाणा की छोरी ये जानी जाएंगी। सीता देवी इनका नाम बताया जा रहा है। जिस तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ड्रोन उड़ाने का लाइसेंस भी इनको दे दिया गया है, और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रेरणा स्रोत बनकर के क्षेत्र की महिलाओं के लिए, या यूं कहे कि प्रदेश भर की महिलाओं के लिए एक बड़ा मिसाल पेश कर रही हैं। तस्वीरों में आप सीता देवी को देख सकते हैं। इन्हें अब ड्रोन पायलट का जो लाइसेंस है वो मिल चुका है, और इससे तमाम तरीके की मदद इनको खेती करने में मिलेगी। और महिलाओं को देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रेरणा स्रोत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो
तस्वीरें लगातार आपको करनाल से दिखा रहे हैं, जहां पर सीता देवी ने ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग ली, जिसके बाद से वो अच्छी तरह से जब सीख गई तो अपनी खेती में इसका काम करवाने लगी, जिसके बाद से अब उनको जो है लाइसेंस दे दिया गया है और तमाम सारी और भी जो औरतें हैं इससे प्रेरणा लेकर के ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग लेना चाहती है और जिसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। सरकार का ये प्रयास हमेशा रहता है कि किसानों को लेकर के ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उन्हें मुहैया कराई जाए और ड्रोन वाली टेक्निक जब से आई है उसके बाद से कहीं ना कहीं एक बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है जो इसका लाभ ले सकता है। और बात करें अगर महिलाओं की इसमें भागीदारी की तो वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि सीता देवी हरियाणा की जो छोरी है उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी ट्रेनिंग ली, जिसके बाद से खुद इसकी मदद से वो खेतों में उर्वरक का छिड़काव कर पा रही हैं, दवाइयों का छिड़काव कर पा रही हैं और अच्छे से इसको संचालित कर रही हैं। सबसे बड़ी बात ये मानी जा रही है, जिसके बाद से खेती के लिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सहायक उपकरण के तौर पर माना जा रहा है और महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए भी एक अच्छा प्रेरणा स्रोत माना जा रहा है। तो करनाल से आपको खबर बता रहे हैं और तस्वीरें भी करनाल से दिखा रहे हैं, जहां पर हरियाणा की छोरी सीता देवी ने ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग ली है, जिसके बाद से जो है खेती करने में, खेतों में दवाइयों का छिड़काव करने में, उर्वरक का छिड़काव करने में कहीं ना कहीं उनको बहुत मदद मिलने वाली है। और इनकी इस ट्रेनिंग के बाद से जब इसमें ट्रेंड ये हो गई, इन्हें पायलट, ड्रोन दीदी पायलट का लाइसेंस भी दिया गया है। तो ये एक अच्छी पहल है महिलाओं के लिए, खासकर जो महिलाएं हाथ से इसका छिड़काव करती थी और उसके बाद से कई बार ऐसे मामले भी सामने आते थे जब उर्वरक, खाद वगैरह का छिड़काव हाथ से किया जाता था तो उसका कहीं ना कहीं संपर्क श्वास से बनता था, तो उनके हेल्थ के लिए भी कहीं ना कहीं वो उसको प्रभावित करता था। अब क्योंकि ड्रोन के माध्यम से ये चीजें होंगी तो सांस के संपर्क में आने की बात कहीं ना कहीं कम दिखाई देगी और इससे एक स्वास्थ्य लाभ भी होगा। और खेती में बराबर मात्रा में छिड़काव कैसे उर्वरक का करना है, कैसे दवाइयों का छिड़काव करना है, ये इसके क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ी मदद ये कहलाएगी। तो एक बड़ी अचीवमेंट भी इसको कहा जा सकता है और महिलाओं का इस तरीके से ड्रोन उड़ाना ड्रोन दीदी के नाम से अभी धीरे धीरे प्रचलित होता जा रहा है और हरियाणा की बहनों को खासकर इससे लाभ मिल रहा है। और सरकार का लगातार प्रयास है कि इसको पूरे देश भर में फैलाया जाए ताकि खेती करने वाले लोगों को इससे खास तौर पर मदद मिल सके। तकनीकी खेती में इससे बहुत मदद मिलने वाली है और महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, जिसमें अभी जो ताजा मामला आया है सामने वो करनाल से आया, जहां पर सीता देवी हरियाणा की छोरी जो है वो ड्रोन उड़ाते हुए नजर आई। इन्होंने ट्रेनिंग ली थी, ट्रेनिंग में परिपक्व होने के बाद से ये खुद ड्रोन उड़ाती नजर आ रही हैं। तो करनाल की ये तस्वीरें हैं जहां पर ड्रोन उड़ाती हुई सीता देवी आपको नजर आ रही है। किस तरीके से ट्रेनिंग लेने के बाद से ये अच्छे से इस काम में निपुण हो गई है, जिसके बाद से ड्रोन दीदी पायलट का इन्हें लाइसेंस भी दिया गया है। इससे बाकी महिलाओं को भी एक प्रेरणा मिलती है कि वो भी सही तरीके से तकनीकी खेती का इस्तेमाल कैसे किया जा सके, कैसे ड्रोन को उड़ाया जा सके, क्योंकि खेत में जो है दवाओं का छिड़काव करने के लिए, उर्वरकों का, खाद का छिड़काव करने के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत अहम योगदान रखता है। एक अच्छी मदद इससे महिलाओं को मिलेगी, किसानों को मिलेगी। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल के ईडी के सामने पेश न होने पर बयान दिया है। विज ने कहा है कि केजरीवाल चाहते हैं कि उनको पुलिस पकड़ कर ले जाए और उनकी टीआरपी बढ़े, इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी इस दौरान उन्होंने जमकर निशाना साधा। साथ ही अनिल विज ने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में इस बार 400 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। तो अंबाला से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अनिल विज ने जो है वो
केजरीवाल सरकार पर यानी दिल्ली की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वो बार बार ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, समन को नजरअंदाज कर रहे हैं और केजरीवाल खुद चाहते हैं कि ईडी उनको पकड़ के ले जाए ताकि केजरीवाल जो है इससे टीआरपी बढ़ा सके अपनी और साथ ही साथ लोगों की सहानुभूति भी ले सके। तो और इस दौरान उन्होंने दिल्ली की सरकार पर, आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो केजरीवाल हैं आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो बार बार ईडी के समन को नजरअंदाज कर रहे हैं। इससे ये खुद वो बताना चाह रहे हैं जनता को कि अगर ईडी उनको गिरफ्तार करती है तो अच्छी टीआरपी और कवरेज उनको मिलेगी। तो सीधे तौर पर गृह मंत्री अनिल विज ने जो है विपक्ष पर निशाना साधा है, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, क्योंकि राहुल गांधी पर भी वो निशाना साधते हुए अंबाला में नजर आए। तो अंबाला से ये तस्वीर है जहां पर गृह मंत्री अनिल विज ने जो है वो विपक्षियों पर निशाना साधा है। राहुल गांधी पर वो इस दौरान निशाना साधते हुए नजर आए और साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली की सरकार यानी आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा और आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बार बार ईडी के समन को नजरअंदाज करना जो है वो बताता है कि कितने लापरवाह वो है और साथ ही वो खुद चाहते हैं यानी केजरीवाल खुद चाहते हैं कि ईडी उन्हें गिरफ्तार करके ले जाए ताकि मीडिया का फोकस उन पे बढ़े, टीआरपी उनकी बढ़े, लोगों की सहानुभूति इनको मिले। तो इस तरीके जो आरोप हैं, इस तरीके के आरोप जो है वो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए हैं। तो अंबाला से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो गृह मंत्री अनिल विज के कार्यक्रम के दौरान की है, उनके आवास के दौरान की है, जहां पर लोग पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इस दौरान जब मीडिया से वो रूबरू हुए तो उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार को जो दिल्ली में है उस पर जमकर निशाना साधा और इस दौरान विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर भी वो जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और साथ ही बात करें अगर अरविंद केजरीवाल की तो उन पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वो खुद चाहते हैं ईडी जो बार बार समन भेज रही है, ईडी उनको खुद गिरफ्तार करके घर से पकड़ करके ले जाए ताकि वो टीआरपी बटोर सके, मीडिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके। और राहुल गांधी पर भी इस दौरान उन्होंने कई निशाना साधा, जमकर उन पर बरसते नजर आए। तो अनिल विज हरियाणा के गृह मंत्री हैं, इन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। तो अंबाला से खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।